थाने में मतलब वो आ जाता है, उसने कुछ उसके हाथ में क्या है हमको पता नहीं चल पाता। तो सबसे पहले मैंने अभी सभी ये सोचा कि हर थाने के पहले एक भवन होना चाहिए, उसको मैंने छैया नाम दिया है। गरियाबंद के लगभग मेरी पहली पोस्टिंग में सभी थानों में, यहाँ पर भी कुछ थानों में मैंने शुरू किया है, एक छैया होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए आता है तो वह पूरी तरह से वहाँ पर बैठ करके इत्मीनान से अपनी बात बोल सके। क्योंकि थाना एक घर है पुलिस वालों का, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पुलिस क्या कर रही है उन एक्टिविटी को देखती है, कोई वीडियो बनाता है, तो उनके एक बैठक के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको मैंने लगभग शुरू किया है। नमस्कार, यूथ विंग्स के खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपको किसी न किसी खास शख्सियत से मिलाते ही रहते हैं, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आप पहुँचे हैं कोरबा में। वैसे तो बहुत कुछ है देखने के लिए, हसदेव नदी इसका किनारा मान लीजिए, दो जिलों को अलग करने वाला मान लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे होते रहते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ से बिजली मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है चर्चा का, वो है यहाँ के एसपी आईपीएस भोजराम पटेल जी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनसे बात करने के लिए कैसे आज यहाँ तक पहुँचे वो सारी चीज़ें हैं। तो पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला तो मेरा यही रहेगा कि बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ परिस्थितियाँ इंसान को रोक लेती हैं, तो आपकी जो शुरुआत रही वो कैसी थी? मेरा जैसे कि जब मैं अपनी शुरुआती जीवन के बारे में बोलूँ तो जो मेरा प्रारंभिक जीवन था, तो प्रारंभिक जीवन मेरा पूरा गांव में हुआ था। मेरी स्कूलिंग शिक्षा पूरी गांव में हुई थी और मेरा पूरा परिवार गांव में ही था। तो मैं अपनी पूरी मतलब बोलना चाहिए कि बीएससी ग्रेजुएशन तक की ज़िंदगी जो थी मैंने पूरी गांव तक देखी। उसके बाद मैं शिक्षाकर्मी बना, तो शिक्षाकर्मी में मेरी पोस्टिंग भी गांव के विद्यालय में हुई थी। तो लगभग मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन से पहले पूरा जीवन गांव में ही रहा। शहर से बहुत कम, मतलब शहर में आना जाना जो गांव की ज़रूरत के हिसाब से ही रहता था, तो उसी तरीके से था। फिर शिक्षाकर्मी में रहते रहते मैंने आगे प्रिपरेशन किया और फिर मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा दिलाई और फिर मैं इंडियन पुलिस सर्विस के रूप में सेलेक्ट हुआ और यहाँ तक आया मैं। तो लगभग एक गांव के व्यक्ति की जो संघर्ष की कहानी होती है लगभग वैसा ही संघर्ष की कहानी है। क्या वो सोच था जिसने आपको आईपीएस की तरफ टर्न किया? सबसे पहले जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो उस समय स्कूल में, हमारे गांव में स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और वहाँ पे जो हम लोगों के भैया दीदी या जो सीनियर रहते थे उन लोगों की सोच मतलब सभी लोग बहुत अच्छा सोचते थे। तो उसमें लगभग हमारे गांव में और परिवार में आसपास पूरी मतलब जो पढ़ाई का माहौल भी था वहाँ पर। फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में जाने के बाद में मैं आगे गया, तो शिक्षाकर्मी में जब मैं था तो शिक्षाकर्मी की सर्विस करते करते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ उस समय कि मुझे यहाँ पर अपने जीवन की गति को नहीं रोकना चाहिए, आगे प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जितना उच्च शिक्षा या उच्च किस्म का जो मुझे शिक्षा और जो माहौल मिला है, तो मुझे आगे और प्रयास करना चाहिए। तो फिर मैंने आगे प्रिपरेशन के लिए सोचा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहा कि मेरे मन में उस समय एक मासूम सा सपना ये था कि मतलब मैं किसी और बड़ी जगह पर जाऊं और मैं सबको बताऊं कि मैं शिक्षाकर्मी था। एक शिक्षक के पद में रहते हुए मैंने प्रिपरेशन किया और लोगों को, मतलब सब लोगों को, कि कोई भी व्यक्ति शिक्षाकर्मी हो चाहे गांव का हो, वो पीछे नहीं रह सकता, उसके अंदर भी प्रतिभा होती है, मौका मिलने पर आगे बढ़ सकता है। तो इसी शिक्षाकर्मी शब्द को आगे लेने की एक तमन्ना और मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने का एक सपना ने आगे बढ़ाया मैं। लेकिन जब आपसे हमने चर्चा की तो बीच में आपने एक कहानी बताई कि भाई आपको डायरेक्ट मिलना था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से। एक्चुअली क्या था, उस समय मैंने ऐसे जब शिक्षाकर्मी में था तो उस समय काफ़ी हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी, संकुल होता था। तो ट्रेनिंग होती थी, तो उस समय ऐसे सभी लोगों के साथ में बातचीत होता था। तो उस समय जैसे प्रिंसिपल सर से मिलना या बीओ सर से मिलना या डीओ सर से मिलना, तो उन लोगों से होता था। लेकिन जब भी हम लोग उच्च ऑफिस की बात करते थे तो उस समय मतलब बात होती थी कि बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ मुलाकात नहीं होती है। और वहाँ पे मतलब उच्च अधिकारियों से मिलना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो फिर धीरे धीरे उस समय मैं पूछते पूछते गया कि सबसे बड़ा ऑफिस क्या होता है। तब उन्होंने, जैसे कि हम लोगों को उसमें पता चला कि राज्य में माननीय सीएम साहब जी का ऑफिस, माननीय गवर्नर मैम का ऑफिस, या हम केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री जी का ऑफिस, और माननीय प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस वहाँ पर होता है। तो जो हम लोग ये सिविल सर्विस की परीक्षा देते हैं, तो इसमें हमारी ट्रेनिंग के दौरान जब जब ट्रेनिंग पूर्ण होता है तो अंत में महामहिम प्रेसिडेंट साहब से और माननीय प्रधानमंत्री साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय महामहिम मैम से, सब लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलता है। तो मुझे लगा कि इसमें मैं सेलेक्ट होकर के जाऊंगा तो मुझे सीधा उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा।
और अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। हाँ। तो उसमें चूँकि शिक्षा कर्मी था तो एक मासूम सा सोच था, तो इस सोच ने वहाँ लोगों को प्रभावित किया कि बिना अपॉइंटमेंट के उन लोगों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। आईपीएस बनने में ही एक फिर जब आपकी पहली पोस्टिंग की बात आई होगी, तो जितना हम जान रहे हैं कि कांकेर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, तब घर वालों का रिएक्शन कैसा था? उस समय चूँकि मैं एडीसी टू गवर्नर था और राजभवन के बाद ही मेरी पहली पोस्टिंग वहाँ हुई थी, तो वहाँ पे जब वहाँ पे मेरे को खबर मिला मेरी पहली पोस्टिंग के बारे में, तो घर वाले बहुत खुश हुए। क्योंकि हम लोग रायगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, तो हम लोग साउथ की तरफ, साउथ छत्तीसगढ़ की तरफ हम लोगों को जाना काफ़ी कम होता है। हाँ। तो जब वहाँ पे पोस्टिंग की खबर मिली तो पहली बार मैं उस जगह को देखा, वहाँ को शहर को देखा, तो घर वालों को मतलब जो माँ साथ में थी उनको थोड़ा सा लगा कि काफ़ी जंगल एरिया है, नक्सल प्रभावित एरिया है, उनके मन में थोड़ा सा आया। तो फिर मैंने उनको पूरे फोटोग्राफ्स दिखाए, क्योंकि उस समय नेट पे हम लोगों को सभी फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं, और उनको मैंने सभी चीज़ बताया कि ये चीज़ें, ये शहर कैसा है। और वहाँ पर चूँकि वो साथ में गए तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि वहाँ पर जब मैं गया वहाँ पर तो वो ज़िला बहुत बड़ा ज़िला था और उसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। तो वहाँ पर जैसे मैं छत्तीसगढ़ी में जो बात करता था और जिस तरीके से मैं सोचता था, तो मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट होता था और उनकी समस्याओं को भी मैं सुन सकता था। जैसे वहाँ पर जाने के बाद में जैसे कोई भी पर्सन है, तो जैसे मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे त्योहारों का महत्व होता है, तो उनके त्यौहार में अगर हम शामिल होते हैं तो उन लोगों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ती है वहाँ पर। ओके, तो अब थोड़ा सा आपके पहले वाले दौर में आते हैं और ये समझने की कोशिश मैं आपसे करूँगी कि एज पुलिस ऑफिसर, एज टीचर, आपको दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? दोनों सर्विस एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं? क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि टीचर, जैसे क्या होता है कि मतलब दोनों ही काम, जो टीचर का काम भी होता है डिसिप्लिन बना के रखना क्लास में, और एसएसपी का काम भी जिले में ना अनुशासन बना के रखना होता है। जैसे उसमें क्लासेस होती हैं, तो जो शिक्षक होता है वो क्लास में जाता है और सब लोगों ने प्रॉपर तरीके से होमवर्क किया नहीं किया, इसके उसी तरीके से जिले में सभी थाना ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका सुपरविजन करना होता है। जैसे क्लास में टीचर के पास पावर होता है इनाम देने का और दंड देने की शक्ति, तो एज एसपी मेरे पास दोनों पावर होते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनको इनाम मिलता है, जो अच्छे काम नहीं करते हैं उन लोगों को उसी हिसाब से दंड भी मिलता है। स्कूल में भी बच्चों के पास में यूनिफॉर्म रहता था, पुलिस डिपार्टमेंट में भी यूनिफॉर्म है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ है, जैसे इस विद्यार्थी जीवन में बच्चा 24 घंटे विद्यार्थी होता है। स्कूल में पढ़ने जाता है, घर में आके होमवर्क करता है, वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में भी 24 घंटे पुलिस ही होता है। और लगभग जैसे विद्यार्थी जीवन में भी ऐसे कहीं रिलेशन में जाने का या मतलब पढ़ाई के समय में स्कूल मिस नहीं कर सकते थे, तो वैसे यहाँ में बिजी शेड्यूल रहता है। तो लगभग मेरे लिए दोनों, और जैसे कि उसमें मतलब उसमें एक होता है कि टीचर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इसकी कोई मतलब कोई गारंटी नहीं होती, कोई बोल नहीं सकता। तो वैसे ही यहाँ पर भी कल कौन सी घटना घटेगी या क्या होने वाला है उसकी भी गारंटी नहीं रहती। तो इसीलिए मेरे को दोनों सर्विस लगभग एक जैसे लगते हैं। बस ये है कि वो एक क्लास के दायरे में था और एक जिले के दायरे में है, इसीलिए मैं दोनों को दोनों तरीके से एंजॉय करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो टीचिंग वाली बातें हैं, इनको सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है एक अच्छा आईपीएस पाने के चक्कर में हमने एक अच्छा खासा टीचर खो दिया है। रिटायरमेंट के बाद भी टीचर अच्छा, तो प्लान भी आ गया हमारे पास कि आफ्टर रिटायरमेंट आप टीचिंग लाइन वापस से ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन फिर हम वापस आते हैं आप पे। तो आपके पास तो दोनों ही ऑप्शन थे। 2013 बैच के आप आईपीएस हैं, 2 अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन थे। आप आईएएस में भी जा सकते थे और आईपीएस में भी जा सकते थे। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आईपीएस के लिए ही मोटिवेट किया? विद्यार्थी जीवन की बात करूँगा। जब मैं उस समय विद्यार्थी जीवन में था, तो क्लास 6 में था, तो हम लोगों के जैसे प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करते हैं तो वहाँ पर कप्तान बोलते हैं, जैसे क्लास कैप्टन बोलते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं बच्चों को प्रेयर कराने के लिए एक बच्चा मतलब एक जन विद्यार्थी खड़ा होकर के विश्राम सावधान बोलता था। तो उस समय हमारे यहाँ तारापुर स्कूल मेरे गांव का नाम है, तो टीचर्स ने एक रूल बनाया था कि जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा टॉप रहेगा उसको सबके सामने खड़ा करके विश्राम सावधान करने का अधिकार देंगे, माने उनको क्या बोलना चाहिए कि सबको प्रेयर कराने का। तो उसमें मेरे क्लास 6 में पूरे 6 से लेकर उसमें 10th क्लास तक का सबसे ज़्यादा परसेंट आया। तो फिर मुझे वो राइट मिला। तो उस समय जैसे सब बोलते थे कप्तान साहब खड़े हैं, कप्तान साहब खड़े हैं, तो यूनिफॉर्म मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता था। और कप्तान मतलब वो कप्तान शब्द से इतना अच्छा लगने लगा, और यूनिफॉर्म के मतलब यूनिफॉर्म जुड़ा था। तो यूनिफॉर्म
में एक ऑटोमेटिक जब यूनिफॉर्म पहनते हैं ना तो अपने आप एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती थी। हाँ। तो चूंकि स्कूल में मैं मॉनिटर था तो ऐसा किसी दिन नहीं होता था जब मैं यूनिफॉर्म मतलब अपने स्कूल की ड्रेस नहीं पहनता था। तो उस समय ऐसा ही लगता था। पंजाब में बाद में पता चला कि एसपी को कप्तान भी कहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मतलब कि मतलब मुझे लगा कि मतलब जो विद्यार्थी जीवन का एक सपना था फिर वो लगभग इसीलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये जब हमने स्टार्टिंग में बात की कि आपका एक ये भी सपना था कि गवर्नर और सीएम साहब से, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलना है, तो ये कैसे पूरा हुआ? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जब आईपीएस की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में जब पूरा होता है तो उसके बाद अटैचमेंट्स होते हैं, सीआरपीएफ अटैचमेंट, आईटीबीपी अटैचमेंट, संसद भवन अटैचमेंट, और उसके लास्ट में फिर राष्ट्रपति भवन में अटैचमेंट होता है। और प्रधानमंत्री मैंने संसद भवन में मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदय जी से मुलाकात करने का उसमें समय रहता है जब पूरी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। फिर जब स्टेट में हम लोग आते हैं तो स्टेट में आने के बाद हम लोगों को अपनी कॉल ऑन करनी होती है जिसमें महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कॉल ऑन करने होता है। तो फिर इस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत इनमें सबसे मेरी मुलाकात हुई, हो गई फाइनली। सबसे हो चुकी है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अब सबसे तो मुलाकात हो गई, ये तो अल्टीमेटली हमारा गोल था तो अब हम थोड़ा कुछ और सोच ले, ऐसा तो नहीं है मामला? नहीं, एक्चुअली क्या था वहाँ जब मैं ये जो सपना था वो शिक्षा कर्मी के समय था। जब मैंने इस सर्विस में आया, जब मैंने पढ़ाई की, ट्रेनिंग किया, तो वहाँ पर कई सारे और भी बैचमेट्स मिले। और जब नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्पीच देने के लिए या क्लास लेने के लिए कई सारे सीनियर सर आते थे जिनका हिंदुस्तान में बहुत अच्छा प्रतिष्ठित जो हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो उन सबको देखने के बाद एक और डायरेक्शन मिलता गया कि सर्विस में आने के बाद में क्या चीज़ अपने को करना चाहिए, किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। फिर धीरे से जब मैं फील्ड में छत्तीसगढ़ में आया तो फिर मुझे ये लगने लगा कि मतलब जनता कितनी उम्मीद से हम सब लोगों को देखती है। जैसे कि कोई भी आदमी थाना आता है या कोई भी आदमी जैसे एसपी ऑफिस आता है तो किन उम्मीदों से आता है। तो धीरे धीरे मतलब लोग मिलते गए, किस्से सुनते गया और धीरे धीरे अगली सीढ़ी के लिए रास्ते बनते गए। तो इसीलिए मुझे और ट्रेनिंग के बाद और इसमें मतलब लगा कि नहीं मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली रूप से जो एक गैप है जनता और पुलिस के बीच में कि मतलब जनरली किसी भी जगह पर मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हिचकते हैं लोग पुलिस से बात करने के लिए या अपनी बातों को कहने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि हम एक ऐसा माहौल बना सकें जहाँ पे लोग अपनी बातों को बोल सकें कि क्या है, कैसे है, लोग अपनी बातों को, समस्याओं को बोल सकें। हालांकि हो सकता है कि कोई लोग झूठ मूठ की कहानी भी बनाते हैं, तो चूँकि हम लोग इतना पढ़े लिखे और इतने सारी चीज़ों को जानते हैं, लिख करके आते हैं, तो हम लोग उतने में अपने को भेद कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे अब बाद में ये लगने लगा कि नहीं, हमको समुदाय को लेकर के, समाज को लेकर के, बच्चों को लेकर के हमको धीरे धीरे पुलिस को जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये वाली तो बात हुई कि पुलिस को जनता से जुड़ने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आप लोग ये कर भी रहे हो। तो मेरा अगला सवाल यहीं पे कि हमने पुलिसिंग को बहुत डिफरेंट वे में देखा है। हाँ। फिल्मों में कुछ और बताते हैं, रियलिटी में जब हम ग्राउंड में देखते हैं तो कुछ और देखते हैं। क्योंकि आप बहुत न्यू हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, तो क्या लगता है सिंघम वाला पुलिस होना चाहिए कि राउडिज्म वाला पुलिस होना चाहिए? हाँ, एक्चुअली जैसे बोलते हैं कि हर जगह की सबसे पहले कोई भी जैसे समाज है या कोई भी जिला है, तो उस जिले के जो सिचुएशन है, उस सिचुएशंस को देख के ही हमको अपने पुलिसिंग का मतलब बेसिक पुलिसिंग तो रहेगा, लेकिन जैसे अपने जो जिला होता है, जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को देखने के बाद हमको उस पुलिसिंग का दिशा को निर्धारित करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कि जैसे पुलिस है, तो आज के समय में पुलिस का रोल, पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे अभी आपने पुराने मूवी की बात कही, तो पहले ज़माने में पुलिस का रोल बहुत कम था, लेकिन आज हर हाथ में मोबाइल है, तो एवरी पर्सन इज ए थ्रेट फॉर द साइबर क्राइम। आज हर किसी के मतलब कोई बेटी या बेटा या जो भी बहन है या भाई है पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका घर ऐसा नहीं है जिसमें मोबाइल ना हो, चाहे वो पैसा, आज हर व्यक्ति के पास खाने के लिए, कमाने के लिए घर है, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी है। तो जहाँ ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे सुरक्षा की ज़रूरत है, तो वहाँ पर पुलिसिंग की ज़रूरत है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई भी ज़िला होता है तो सबसे पहले हमें ना वहाँ के लोगों को और वहाँ की ज़रूरतों को समझना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर आया तो मैंने अपने 74 बीट देखे, मतलब पूरे टोटल मेरे जितने थाने हैं 15 थानों में 74 बीट है। तो 74 बीट को फिर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, उनको मैंने ग्रीन, ऑरेंज और रेड में।
तो रेड वो बीटों में को रखा जहाँ पर गुंडे बदमाश या क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने ग्रीन उस एरिया को रखा जहाँ पर लाइटली कोई क्राइम होता है, जहाँ पे सर्विस क्लास लोग भी हैं, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या सिविल एरिया है जहाँ पे क्राइम बहुत कम होते हैं। और ऑरेंज एक ऐसा एरिया है जिसमें क्राइम ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे क्राइम का ग्राफ कुछ बढ़ रहा है, तो वो एक ट्रांजिशन वाला बीट हो गया उसमें। तो यहाँ पे जो मेरा रेड वाला जो बीट है वहाँ पर एकदम हार्ड पुलिसिंग होनी चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ग्रीन एरिया जहाँ पर अपने कोई ज़्यादा क्राइम नहीं हो रहे हैं वहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग होना चाहिए, क्योंकि उस कम्युनिटी को जोड़ना चाहिए अपने को वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे क्राइम का कोई रोल तो है नहीं। जो ट्रांजिशन वाला है वहाँ पर मिक्स पुलिसिंग होनी चाहिए, क्रिमिनल के साथ तुरंत पुलिसिंग होनी चाहिए, लेकिन आम जनता के साथ में तुरंत अपने को जुड़ने की ज़रूरत वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तो था आपका मंत्र हाँ। कि बतौर पुलिस आपका पूरा महकमा जो है, जो आपका जिला है, वो कैसे ऑपरेट होगा, कैसे काम करेगा। अमूमन सारी जगह कुछ कुछ 19-20 यही होता होगा। एग्जैक्टली। बतौर पुलिस ये तो वो बात हो गई कि जनता पुलिस से क्या चाहती है, बट पुलिस की भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई जनता कैसे रहे, क्या करे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कोई भी पुलिस वाला किसी दूसरी दुनिया से नहीं आता है। हर पुलिस वाला एक फैमिली से आता है, और वो फैमिली मेरी, आपकी, किसी की भी हो सकती है। तो जब यहाँ पर पुलिस अगर कोई काम करती है, या पुलिस पे जैसे कोई कमेंट होता है या कोई भी चीज़ होती है, थोड़ा सा सब्र से लोगों को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ पर आप बहुत जल्दी हमको जजमेंटल हो करके, जैसे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कई बार पुलिस वालों मतलब कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई ये होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे किसी पर अगर कोई भी पुलिस वाला है उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, और मतलब चूँकि मतलब वो अपनी पूरी मान सम्मान जीवन भर की कमाई होती है, तो आरोप के आधार पर ही जब उस पर कोई कमेंट होने लगते हैं तो वो अंदर से टूट जाता है। तो मैं बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, पूरी जनता से कहना चाहूँगा कि हम आपसे अलग नहीं हैं। हर पुलिस वाला को आप अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। आपको अगर किसी से कोई दिक्कत है तो उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। आपके पास साइबर पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, थाने में शिकायत कर सकते हैं, बहुत सारी एजेंसी जहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, शिकायतों की जाँच होती है, उस पर कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिस वाले जिन्होंने गलत काम किया उनको जेल भी भेजा गया है। लेकिन किसी एक व्यक्ति गलत काम करने के कारण पुलिस महकमे को मतलब कोई शब्द बोलना, ये अच्छे काम करने वालों के पर्सनल अटैक्स पुलिस पे बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो अच्छे काम करते हैं ना, उनका जो एक स्पिरिट होता है, जो एक नए करने का जुनून होता है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ने लगता है। और इससे भी ज़्यादा मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान पर आप कमेंट करने से पहले आप ये सोचिए उसके परिवार पर क्या बीतता होगा। कोई ऐसा टारगेट कि बतौर पुलिस ये रिटायरमेंट के पहले करना ही करना है? जैसे मैं इसमें मतलब मैंने इसकी शुरुआत भी की है। जैसे कि एक पुलिस वाले के रूप में मेरा जैसे मैंने एक छैया मतलब मैं मतलब मेरा एक सपना तो गरियाबंद में मैंने शुरू किया था। जैसे कोई थाना है तो थाने में जैसे कोई व्यक्ति अपनी शिकायत करने आता है तो थाने के बाहर एक उसका भवन होना चाहिए या एक प्रतीक्षालय होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति थाने में तुरंत ना आए। क्योंकि कोई व्यक्ति कैसा है थाने में, मतलब वो आ जाता है, उसने कुछ उसके हाथ में क्या है हमको पता नहीं चल पाता। तो सबसे पहले मैंने अभी सभी ये सोचा कि हर थाने के पहले एक भवन होना चाहिए, उसको मैंने छैया नाम दिया है। गरियाबंद के लगभग मेरी पहली पोस्टिंग में सभी थानों में, यहाँ पर भी कुछ थानों में मैंने शुरू किया है। एक छैया होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए आता है तो वह पूरी तरह से वहाँ पर बैठ करके इत्मीनान से अपनी बात बोल सके। क्योंकि थाना एक घर है पुलिस वालों का, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पुलिस क्या कर रही है उन एक्टिविटी को देखती है, कोई वीडियो बनाता है, तो उनके एक बैठक के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको मैंने लगभग शुरू किया है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये साइबर है, ये मेरा एक सपना है कि हमारे बच्चों को साइबर के बारे में पता होना चाहिए कि हमको इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि ये मतलब साइबर क्राइम जिसका शिकार होता है वो ये नहीं देखता है कि वो गरीब है कि अमीर है। ऐसा नहीं है। जैसे कि जनरली जो कॉमन चोरी होती है उसमें जनरली जो चोर होता है वो एक रिच फैमिली को अटैक करता है, लेकिन साइबर क्राइम में सामने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता है कि वो मेहनत माने वो गरीब परिवार से है, उसके खाते में पैसा देखा मतलब वो अटैक करता है। बिल्कुल। तो मैं इसके लिए मैंने अभी जैसे खाकी रंग स्कूल के संग अभी बच्चों में मैंने शुरू किया, एक नया प्रोग्राम मैंने शुरू किया। उसमें बेसिकली हम सारी बच्चियों को कानून के बारे में बताते हैं कि बेटा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको कानून ऐसे प्रोटेक्ट करता है।
और इस मोबाइल के बारे में कि मोबाइल को इस्तेमाल कैसे करना है, कि मोबाइल जो बेसिक चीज़ें हैं कि मोबाइल गुम जाता है तो क्या करना है, मोबाइल के इस्तेमाल करने से पहले किसी साइट में जाने से पहले ऑथेंटिक साइट की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे साइबर का रोल बढ़ने लगेगा। तो उसके साथ साथ क्योंकि साइबर का रोल बढ़ेगा तो साइबर क्राइम बढ़ेगा, पुलिस पे ही बात आनी है, तो इससे पहले क्यों ना हम बच्चों को धीरे धीरे साइबर, आपने देखा होगा कि मम्मी पापा से ज़्यादा जल्दी बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए खाकी करक स्कूल के संग प्रोग्राम की हम लोगों ने इसको शुरुआत किया है। इसमें ये मतलब साउंड सुनने में ही बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लग रहा है कि बच्चों को कैसे डायरेक्ट समझाया जाए, बताया जाए चीज़ों को, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि एक जनरेशन रहा है जो पुलिस से काफ़ी डरा है, अब आने वाले जनरेशन में शायद ये बच्चे बचपन से चीज़ों को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो इनको वो डर वो भय नहीं रहेगा बात करने के पहले, और शायद पुलिस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, पुलिस को, पुलिसिंग को, उसके पूरे ड्यूटी को, लॉस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव सुनने में लग रहा है। तो कई बार आपको ऐसे भी सिचुएशन में देखा गया है कि भरे नक्सली क्षेत्र में आपकी ड्यूटी है, आप वहाँ पोस्टेड हैं, कहीं कोई बुजुर्ग महिला दिख रही है, आप रुक जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये नक्सली क्षेत्र है, आप आईपीएस है, ऐसे कैसे होता है? कारण ये है कि जैसे अब जनरली हम लोगों की जहाँ पोस्टिंग होती है तो लगभग उसकी एक जियोग्राफिकल चीज़ों के बारे में अपने को पता होता है वहाँ पर कि ये सिचुएशन, ये जगह वहाँ पर कैसा है। जैसे अगर कहीं पर अगर कोई बूढ़ी औरत अगर है, कोई बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर है, वहाँ पर तो स्वाभाविक रूप से ये है कि वो उसका घर आसपास ही होगा, क्योंकि उसकी एज को देखने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि आसपास से ही कहीं पर यहाँ पर आया होगा। दूसरा चीज़, वहाँ पर चूँकि वो एक इंसान है और आसपास ही उसका घर है, और उसके चेहरे को देखने से लगभग अपने को एक समझ में आ जाता है कि क्या है, किस टाइप से है। क्योंकि कभी भी मुझे लगता है कि हमको इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति क्या है, कैसा है और किस प्रकार के है। दूसरा चीज़, हम लोगों को नक्सल किसी चीज़ के बारे में अपने को इंट भी पता रहता है कि यहाँ पर क्या है, किस प्रकार की सिचुएशंस है। अगर हम अलर्ट हैं और हम चीज़ों को हर दृष्टि से ध्यान देते हैं, आसपास चीज़ें क्या घट रही है, कितने घट रही है, तो खतरे की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो वहाँ पर एक आइडिया होता है। और रही बात, तो एक बोलना चाहिए, उसको सहायता की ज़रूरत भी तो है, तो हमें उस पक्ष को भी देखना चाहिए। स्मार्टनेस, मुझे लगता है कि स्मार्टनेस अपनी माइंड में होना चाहिए। और जुबान पे अपनी स्माइलिंग हो करके इंसानियत के साथ अपना काम क्या मंत्र है वही कि स्मार्टनेस दिमाग में होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और पुलिसिंग काम होना चाहिए। बहुत सही। तो 2 अटैम्प्ट में आपने चीज़ें क्लियर कर ली है। आने वाले बहुत से बच्चे कई बार पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते करते कहीं ना कहीं थक जाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे आप? इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं पर हमारा नहीं हो पा रहा है तो हमें ना थोड़ा रुक करके अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमें कभी भी जैसे कहीं पर अगर अपने को सफलता नहीं मिली तो थोड़ा सा रुक करके स्ट्रैटेजी को एकदम बिंदुवार देखना चाहिए कि मेरी इस जगह पर क्या मिस्टेक हो रही है, इसमें क्या कमी है। और स्ट्रैटेजी को देखने के बाद में अपनी वीकनेस या जो माइनस रहेगी उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मान ली जाए कि सप्ली आता है, उसको 100 में अगर 33 मार्क्स मिलते हैं तो पास होता है। अगर किसी व्यक्ति को 0 मिले और किसी व्यक्ति को 30 मिले, दोनों सप्ली कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन 0 और 32 में तो डिफरेंस होता है ना, कि 0 वाले को कुछ नहीं आया लेकिन 32 वाले को सिर्फ 1 माइनस माने 1 नंबर कम मिला है। तो वैसे ही हमारी स्ट्रैटेजी में अपने को हमेशा, जो मेरा मानना है कि हमेशा जब भी हमारी कहीं सफलता और विफलता मिलती है तो थोड़ा सा रुक के स्ट्रैटेजी को हमेशा देखनी चाहिए। स्ट्रैटेजी को देखने के बाद फिर उसकी ज़रूरत को समझना चाहिए कि मेरी यहाँ पे क्या कमी रह गई थी, और जो उस कमी को पूरा कर सके उस सोर्स को ढूंढना चाहिए। मतलब हमें किसी भी चीज़ के पीछे अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बस उस जो अपने अंदर कमी है स्ट्रैटेजी में, उस कमी के रिसोर्स को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने को सफलता मिल जाती है। तो ये एक स्मार्ट टीचर वाला भी एक काम जो स्मार्ट टीचर वाली टेक्निक है वो भी यहाँ पे झलक रही है, आपके बातों में दिख रही है। कोरबा में वर्तमान में पदस्थ हैं, कैसा है हालचाल? नहीं, बिल्कुल सही है। और काफ़ी मतलब यहाँ पर हम लोग कलेक्टर मैडम और मैं, हम सभी लोग अपना प्रशासन और पुलिस मिल करके हम लोगों का जो कार्य है, जो शासन का मूल मंत्र है विश्वास, विकास एवं सुरक्षा, हम लोग कार्य करते हैं इस तरीके से कि जनता में विश्वास बन सके, विकास के कार्य संपन्न हो सके और लोग सुरक्षित रहें। इस दिशा में हम लोग अभी कार्य करते हैं। बहुत सही।
तो अभी तक पूरी चर्चा हुई हमारी आईपीएस भोजराज पटेल जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा समय हमें दिया। तो ये थी इनसे खास चर्चा कि कैसे इनका जीवन आगे बढ़ा, आईपीएस के पद पर पहुंचे और टीचर से यहाँ तक का पूरा सिस्टम। तो कहीं ना कहीं इनसे बात करके जो मुझे फील हुआ कि भाई पुलिस महकमा है ठीक है, लेकिन हम अंदर से शिक्षक हैं आज भी, तो उसी पद्धति से पूरे समाज को सही किया जा सकता है। तो अगले अंक में ऐसे ही किसी दिलचस्प व्यक्तित्व के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।